हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न एंड नो पर। तो दोस्तों, संविधान की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में हम प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे और इसकी भाषा कहाँ से ली गई, इसका विचार कहाँ से आया और इसका आधार क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाए, इसलिए इसलिए इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल प्रियम्बल की भाषा कहाँ से ली गई है, तो आपको बताना होगा ऑस्ट्रेलिया से। छोटे छोटे से फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहाँ से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और इसका विचार कहाँ से लिया गया है, इसका विचार यूएसए से लिया गया है। और इसका आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का आधार है। आगे बढ़ते हैं, किसने क्या कहा है प्रस्तावना के बारे में, आइए चर्चा करेंगे। प्रस्तावना एक परिचय संविधान का है। किसका है दोस्तों? संविधान का। प्रस्तावना एक तरीके से परिचय है संविधान का। जैसे कि आपकी कोई पुस्तक होती है, उसका आपका कोई एक लेसन आप पढ़ते हैं तो उसका एक संक्षिप्त परिचय होता है, वैसे ही प्रस्तावना संविधान का एक परिचय है। ठाकुर दास ने इसके बारे में क्या कहा? ठाकुर दास ने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। क्या कहा दोस्तों? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आगे बढ़ेंगे, के.एम. मुंशी जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा प्रस्तावना राजनीतिक जन्म पत्री है। क्या है दोस्तों? राजनीतिक जन्म पत्री। आपको याद रखना है कि किसने क्या कहा, क्योंकि ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं। एन.के. पालकीवाला ने क्या कहा? एन.ए. पालकीवाला ने कहा संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ठाकुर दास जी ने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। के.एम. मुंशी जी ने कहा प्रस्तावना राजनीतिक जन्म पत्री है। एन.के. पालकीवाला ने कहा संविधान का परिचय पत्र है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजें दी गई है प्रस्तावना में, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रस्तावना में कहा गया हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाना चाहते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक, ये ट्रिपल एस डी आर आपको याद रखना है दोस्तों। ट्रिपल एस डी आर से आपको ये शॉर्टकट भी याद रखना है कि ये सारी चीजें प्रस्तावना में दी गई हैं, ऐसे आप भूल जाएंगे, इसीलिए हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक सॉवरेन यानी कि संप्रभु, दूसरे एस यानी सोशलिस्ट यानी समाजवादी, एस सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, डी डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, आर रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, आपको इसकी सीरीज याद रखना है। ये आपको क्रम में लगाने के लिए दे देगा कि बताइए सबसे पहले क्या आएगा, तो आपको याद रखना है ट्रिपल एस डी आर से पहला है सॉवरेन यानी संप्रभु, दूसरा सोशलिस्ट समाजवादी, तीसरा सेकुलर पंथ निरपेक्ष, चौथा डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक और पांचवा रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। ये पांचों का क्रम आपको याद रखना है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके साथ उन्होंने क्या कहा, प्रस्तावना में क्या कहा गया कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता। किसकी बात की गई? न्याय, स्वतंत्रता और समानता, इसकी बात की गई। कैसा न्याय? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। और कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार की, विश्वास की, धर्म की, अभिव्यक्ति की और उपासना की स्वतंत्रता। और समानता की बात की गई। कितने प्रकार की समानता की बात की गई दोस्तों? 2 प्रकार की इक्वालिटी की बात की गई। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता।
किसकी दोस्तों? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। एक बार आपको फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 3 तरीके के न्याय की बात की गई प्रस्तावना में। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई। कौन कौन सी 5 स्वतंत्रताएं? यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे स्वतंत्रता का इंग्लिश मीनिंग आप फ्रीडम नहीं निकालेंगे, यहाँ पे लिबर्टी रहेगा। फ्रीडम आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पे लिबर्टी की बात की गई है। तो 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार की, विश्वास की, धर्म की, अभिव्यक्ति की और उपासना की। याद रखना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और 2 तरीके की समानता की बात की गई। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि सॉवरेन यानी कि संप्रभु का मतलब क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर हम जानेंगे कि जो हमारा पहला था सॉवरेन यानी संप्रभु, जो प्रस्तावना में दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है संप्रभु का? तो संप्रभु का मतलब हम जानेंगे दोस्तों। संप्रभु से आशय है कि जो राष्ट्र अपने आंतरिक व बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। जैसे कि दोस्तों, कोई भी राष्ट्र है, अगर वो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं नहीं ले पाता, जैसे कि जब हम गुलाम हो गए थे तो हम अपने आंतरिक एवं बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। हमारे सारे निर्णय कौन ले रहा था? ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिशर शासन कर रहे थे, वो सारे हमारे निर्णय ले रहे थे। तो हम संप्रभु नहीं थे। संप्रभु का मतलब है स्वयं का प्रभु, स्वयं ही सारे निर्णय लेना। अपने राष्ट्र के लिए क्या हित है, क्या हितकारी नहीं है, क्या अंदर हमारे हितकारी होगा, क्या बाहरी निर्णय, क्या हमारे बाहरी पड़ोसी लोगों के लिए हितकारी होगा, उन सभी निर्णयों को लेना संप्रभु कहलाता है। यानी कि जो राष्ट्र अपने आंतरिक एवं बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, वो संप्रभु कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर संप्रभुता आप 5 प्रकार की देखेंगे। आंतरिक संप्रभुता, बाहरी संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता और नाम मात्र की संप्रभुता। तो दोस्तों, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता तो सरकार के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? सरकार। सरकार निर्णय लेती है कि आंतरिक में क्या करना है और बाहरी में क्या करना है। और कानूनी संप्रभुता संविधान के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी दोस्तों? संविधान के अंतर्गत। पर वास्तविक संप्रभुता यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्तविक संप्रभुता किसके अंतर्गत है? वास्तविक संप्रभुता जनता में आती है दोस्तों। किसमें आती है? जनता में, क्योंकि जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो वास्तविक संप्रभुता जनता में आती है। नाम मात्र की संप्रभुता किसके अंतर्गत आती है? राष्ट्रपति के। याद रखना है आपको दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है हमारा, यहाँ पर देखते हैं दूसरा कौन सा था? सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। अब ये समाजवाद क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे कि समाजवाद क्या होता है। समाजवाद जो शब्द है, ये प्रस्तावना में पहले नहीं था। समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया। आपको ये संविधान संशोधन प्लस ये सन याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये हम जानते हैं। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है। यानी कि हमारा जो देश है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस पर सरकार का नियंत्रण होना, ऐसी विचारधारा समाजवाद कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सोशलिस्ट। ऐसी विचारधारा जैसे कि जो हमारा देश है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इस पर पूर्णतः सरकार द्वारा नियंत्रण होना, ये समाजवाद कहलाता है। अब हम और भी जानेंगे और विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। एक विचारधारा है पूंजीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद के बारे में हमने अभी जाना कि एक ऐसी विचारधारा है जिस पर सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर पूर्णतः नियंत्रण। अब हम पूंजीवाद विचारधारा को जानेंगे। पूंजीवाद जो विचारधारा है, ये यूरोप में पाई जाती है दोस्तों। कहां पर? यूरोप जैसे देशों में
पूंजीवाद विचारधारा लागू है। यहाँ पर पूंजीवाद के जनक है जॉन लॉक। आपको याद रखना है पूंजीवाद के जनक कौन है? जॉन लॉक। पूंजीवाद विचारधारा कहती है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। फ्री इकोनॉमी, यानी कि ये एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मार्क्सवाद क्या कहते हैं? मार्क्सवाद जो विचारधारा है जर्मनी की है और इसके जनक है कार्ल मार्क्स। याद रखना है दोस्तों कौन है? कार्ल मार्क्स। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो मजदूरों द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। किसके द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए? मजदूरों द्वारा। यानी कि देश की जो अर्थव्यवस्था है ये मजदूर के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। लेबर कंट्रोल इकोनॉमी। कैसी दोस्तों? लेबर कंट्रोल इकोनॉमी, यानी कि मजदूर द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ये विचारधारा है मार्क्सवाद की। समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद कहता है कि सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण, और इसके जनक कौन है? लेनिन। यानी कि सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी। साम्यवाद, साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म। ये जो विचारधारा है ये चाइना की है और ये इसके जनक कौन है? माओ त्से तुंग। कौन है दोस्तों? माओ त्से तुंग। इनका कहना है कि जो अर्थव्यवस्था है ये कुछ लोगों के द्वारा समूह, यानी कुछ लोगों के समूह द्वारा नियंत्रित की जाए। ये लोग मानते हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वहां के कुछ चुनिंदा लोगों के समूह द्वारा नियंत्रित की जाए। ये है साम्यवाद दोस्तों। क्या है? कि किसी भी देश में कुछ चुनिंदा लोग हों जो अपर वर्ग के हों, यानी उच्च वर्ग के लोग, उन लोगों के समूह के द्वारा उस देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जाए। ये साम्यवादी विचारधारा है दोस्तों और इसके जनक है माओ त्से तुंग। आगे बढ़ते हैं। तीसरा था सेकुलर। सेकुलर जिसको हिंदी में हम पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष के नाम से जानते हैं। सेकुलर को हिंदी में हम पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जानते हैं। अब सेकुलर क्या होता है दोस्तों? आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पर पहले तो समझना होगा कि पंथ क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे पंथ क्या है। जैसे मुस्लिम एक धर्म है, ठीक है दोस्तों, बौद्ध एक धर्म है, जैन एक धर्म है, पर मुस्लिम में जो शिया और सुन्नी आता है वो क्या है? पंथ है। जैसे बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान जो आते हैं वो क्या है? पंथ है। जैन धर्म में जो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय दो भागों में बटा हुआ है ये क्या है? पंथ है। धर्म नहीं दोस्तों, ये सब क्या है? पंथ है। धर्म क्या है? मुस्लिम एक धर्म है। और आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि ये तो हो गया पंथ निरपेक्ष, यानी कि देश जो भारत है वो किसी भी पंथ, यानी कि जो शिया सुन्नी है, महायान, हीनयान, श्वेतांबर, दिगंबर, ये जितने भी पंथ है वो निरपेक्ष, यानी किसी के भी साथ वो भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी पंथ के साथ वो भेदभाव नहीं करेगा, उसके लिए सभी समान है। आगे देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, ये तो हो गया पंथ निरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे दोस्तों कि जो पश्चिम के देश है वो कैसे है। पश्चिम के देश हमारे वो धर्म को नहीं मानते हैं, ठीक है दोस्तों, वो धार्मिक देश नहीं है। और जो भारत है ये धर्म को मानता है। जैसे इसमें कौन कौन से धर्म आते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये तीन धर्म आते हैं दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन, बौद्ध, ये सारे धर्म आते हैं भारत में। तो भारत सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है, इसी को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, यानी कि वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता, ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख, ना ही ईसाई, ना ही जैन और ना ही बौद्ध। वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता, वो सभी धर्मों को समान रूप से देखता है, इसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और सभी पंथों को भी समान रूप से देखता है, इसी को हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं। जैसे दोस्तों धार्मिक देश कौन से हैं? उनमें आ जाएगा, यहाँ पर जो देश है वो धर्म के हिसाब से चलता है, जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब। यहाँ पर दोस्तों धर्म को ये लोग मानते हैं
और ये अपना देश धर्म के अनुसार ही चलाते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देता है और भारत संविधान के अनुसार कार्य करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।